अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान भट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मजीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले तो आज दरियाए सवात के हवाले से ही बात करेंगे, क्योंकि वहां पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया और यकीनन उस पर लोगों के दिल भी जो है गमगीन है और लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे इदारे कहाँ थे, जो इतना जानी नुकसान हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है। इस हवाले से हम लोग व्लॉग में बात करेंगे और फिर बात करेंगे DG ISPR की स्टेटमेंट की, जो उन्होंने BBC को इंटरव्यू दिया। खैर ये इंटरव्यू तो पहले दिया गया था, खैर उन्होंने क्या गुफ्तगू की है वो भी सारी मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत थी और सारा दिन आज मेला लगा रहा। खैर उसका कह लें कि आप फैसला भी आ चुका है, मखसूस नशिस्तों के केस का क्या फैसला आया है आगे चल के व्लॉग में ये भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दरियाए सवात की कि जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया और रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक वहाँ पर जारी है। 2 से 4 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया गया, कुछ लाशें भी वहाँ से निकाली गई हैं और रेस्क्यू की टीम अब तक वहाँ पर काम कर रही है, जो इतलात आ रही है। लेकिन पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, आप ये वीडियो भी देखें। और ये वीडियो जब मैंने देखी तो मेरा एक दफ़ा दिल दहल गया। ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं और 15 से 20 लोग आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। और वो जब वो एक टीले के साथ खड़े होते हैं तो एक तरफ से जो कह लेंगे वो सैलाबी रेला आता है तो वो उनको बहाकर अपने साथ ले जाता है। वो पानी के साथ कभी 1 लोग तो कभी 2 लोग, इस तरह वो पानी बहाता हुआ सारे लोगों को अपने साथ ले जाता है। और वो लोग 1 घंटा वहाँ पर इंतज़ार करते रहे कि शायद उनकी मदद को कोई पहुँचेगा, लेकिन उनकी मदद को वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा। और हमारे इंतज़ामी मामलात की बात की जाए, हमारे इदारों की बात की जाए, सूबाई हुकूमत की बात की जाए, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना काम वक्त पर क्यों नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखें, अगर ये सैलाब का पता था पहले से और ये रेला आने वाला था तो वो लोग इतने आगे कैसे पहुँच गए। चले अगर वो आगे पहुँच ही गए तो वो 1 घंटा इंतज़ार करते रहे, कोई तो उनकी मदद को पहुँचता, लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। NDM की बात ही हम करें तो ये देखें ऐसा सफ़ेद हाथी बन चुका है कि हत्ता कि इस महकमे को बनाया गया था कि सैलाब के मौके पर ये लोगों के लिए इमदादी जो है वो काम कर सके, लोगों की मदद कर सके। और लोगों को मौके पर जिस तरह देखें ना, ये लोग फंसे हुए थे, इनकी मदद को पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं पहुंचा। और जब हमारे वैसे तो हुक्मरानों की अगर बात करें तो ये जब अपने लिए तो इन्होंने हेलीकॉप्टर अलग से रखे होते हैं, इनके स्क्वाड जा रहे हो, साथ एम्बुलेंसेज अलग से होती हैं, अपने लिए तो इन्होंने सारे इंतजामात किए होते हैं। लेकिन आम आदमी कहाँ खड़ा है? आम आदमी को कोई भी पूछने वाला नहीं। कभी आएगा पानी बहाकर ले जाएगा, कभी आसमानी बिजली गिरेगी, तो कभी जल्जले जैसी आफतें आएंगी और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं जाएगा। और हमारे इदारे इसी तरह सोते रहेंगे क्या? और मैं तो देख कर हैरान था। अब अली अमीन गंडापुर अफसोस तो कर रहे हैं इस वाक़े पर और कह रहे हैं जी कि हम जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन हजूर आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप जाके लाशें निकाल लेंगे। अब चाहिए तो था ना कि वक्त पर वहाँ पर लोग पहुँचते, कोई एक आध बंदा वो नहीं था, 20 लोग और एक ही ख़ानदान के लोग। और जो बंदा वो दूर से खड़ा वीडियो बना रहा है, जिसने वो बनाई और जिस तरह के वहाँ पर मनाजर हैं, कोई तो उनकी मदद को पहुँचता, लेकिन कोई भी नहीं पहुँचा। खैर वहाँ पर कह लें कि बड़ा ही वो एक अफसोसनाक वाक़या था ये। और खैर पाकिस्तान में तो इस तरह के वाक़यात मामूल भी बन चुके हैं, क्या कहूँ मैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और DG ISPR की स्टेटमेंट के हवाले से बात करते हैं। अब एक कह लें कि ये मई के अंदर उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, BBC ने ये उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। और जब वो कह लें कि अब पाक भारत तनाज़ा चल रहा था तब की ये बात है। और अब वो ऑन एयर किया गया तो उस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, क्योंकि DG ISPR साहब ने कहा जी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमें सियासी मामलात के अंदर मुलव्वस ना किया जाए। और एक बात उन्होंने और भी बताई, उन्होंने कहा कि हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, कोई बैकडोर भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ये DG ISPR ने बात की उस इंटरव्यू में। अब जब DG ISPR साहब ने तो ये कह दिया, लेकिन लोग इस पर यकीन नहीं कर पाते। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी इस तरह के बयान आते रहते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन लोग उस पर यकीन करें भी तो कैसे करें। अब देखें ना, चले हम थोड़ा सा चले जाते हैं, थोड़ा वापस जाएं तो देखें आर्मी का अब तक सियासत के अंदर रोल क्या रहा है। मतलब मुल्क को शुरू से कह लें कंट्रोल ही वो कर रहे हैं, कभी मार्शल लॉ की सूरत में तो कभी क्या। हाँ एक बात ज़रूर है कि कभी उनका थोड़ा कह लें कि वो इन्वॉल्वमेंट रही है, कभी ज़्यादा रही है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आर्मी की हमेशा इन्वॉल्वमेंट रही है। खैर ये DG ISPR की तरफ से खैर बयान तो आ गया। इसी बयान को अब ख्वाजा आसिफ साहब के बयान के साथ मिलाएं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा था? हाइब्रिड निज़ाम, इसको क्या नाम दिया था उन्होंने? हाइब्रिड निज़ाम का। उन्होंने कहा था कि फ़ौज और हम मिलकर इस मुल्क को चला रहे हैं। तो आपका वज़ीर दिफा जब कह रहा है कि फ़ौज मुलव्वस है और ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है?
यार ये DGISP साहब का बयान था, बाकी आप खुद चीज़ें समझते हैं, बेहतर जानते हैं क्या चीज़ है। वही जो मैंने बात की कि लोग यकीन नहीं कर पा रहे, वो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है। खैर DGISP साहब ने और भी कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सियासी लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए या अपनी जो ये कर नहीं पाते हैं तो ये फिर इल्ज़ाम हम पर लगा देते हैं, और उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि सियासी लोग अपना काम करें। और फिर एक बात और उन्होंने की, उन्होंने कहा कि असल में जो कह लें कि आईन के मुताबिक जो हुकूमत बन के आती है रियासत पाकिस्तान की, वो सियासी जमात ही होती है, और सियासी जमात से जो हुकूमत बनती है वही रियासत पाकिस्तान होती है, और उनके साथ हमारी बात होती है। अब ये तो सिर्फ DGISP साहब का कहना था, बाकी तो मैंने आपको बताया कि ख्वाजा आतिफ साहब के बयान को रखें या बाकी चीज़ों को देखें तो आपको चीज़ें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। हमें मेरा ख्याल अब बताने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी होंगी। खैर जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट सारा दिन एक मेला लगा रहा, और मेला यह लगा रहा कि बड़ा अजीब सा माहौल था वहाँ का। मतलब जजेस अपने कह लें कि इमोशंस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। एक तो होता है ना कि ठीक है आप वक्ती तौर पर उस टाइम पर ही कूल रहें और आप उनकी बात को कम से कम सुने, फैसला तो जो आपने देना है वो हमें पता ही है, लेकिन वो तब भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाते। और जब हामिद खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे या सलमान अकरम राजा अपने दलाइल, उनको 1 मिनट से ज़्यादा तो बात ही नहीं करने दी जाती, जज सब टोक देते हैं। जब भी वो बात करने लगते हैं, वो अपने दलाइल दे रहे होते हैं, तो जज साहब बीच में टोक देते हैं। और ये सारा कुछ लाइव स्ट्रीमिंग पे आप लोग भी देख रहे हैं। ये नहीं है कि एक समाज चल रही है अदालत के अंदर, ये सारा कुछ लाइव चल रहा है। और वो इतना खुलकर, मतलब मैं कहता हूँ कि जजेस का मतलब कह लें कि कमेंट्स करना, वो आपको बड़ा हैरान करता है। वो खुद को कह लेंगे खुद मुतनाज़े बना रहे हैं, हम और आप नहीं बना रहे, वो अपने आप को मुतनाज़े बना रहे हैं। जिस तरह से आप मतलब आज जजेस का आप हामिद खान साहब के साथ ही रवैया देखें, कितना रूड बिहेव कर रहे थे वो। जब मतलब आपका बिहेवियर इतना रूड हो वकला के साथ कि आप उनकी बात को सुन भी नहीं सकते। और सारी वजह पता है क्या, हामिद खान साहब आईना दिखा रहे थे, और आईना देख के फिर आपको पता है फिर सबको बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। तो इसीलिए कह लें कि आज जजेस को फिर गुस्सा आ रहा था और वो बात नहीं करने दे रहे थे। खैर फिर बाद में जी क्या हुआ कि जस्टिस सलाउद्दीन साहब ने कहा जी कि मैं बेंच में नहीं बैठ रहा हूँ। क्यों नहीं बैठ रहा कि हामिद खान साहब ने कल जो बात की उससे क्या है कि करैक्टर मुतनाज़े हो रहा है, तो इसीलिए मैं तो इसका हिस्सा नहीं बन पाऊँगा। अब जब सलाउद्दीन साहब इस बेंच से उठे तो उसके बाद लगा कि शायद ये बेंच टूट गया, अब नया बेंच बनेगा, उसमें वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक 10 मिनट के बाद बाकी जजेस वापस आए और उन्होंने कहा जी कि हम इस पर आप फैसला करेंगे, हम इस पर आप फैसला करेंगे और समाज को आगे चलाएंगे। तो उस पर हामिद खान साहब ने कहा कि पहले ये 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था और आप जो लोग हैं वो 11 रह गए, तो 11 जो है वो किस तरह फैसला रिवर्स कर सकते हैं 13 का, क्योंकि सलाउद्दीन साहब उठ गए ना, ये 12 थे तो उसके बाद ये 11 रह गए। तो उन्होंने कहा कि आप फैसला कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो उस पर जी जमाल मंदूखेल साहब जो है वो हामिद खान साहब से गुस्सा हो गए, और फिर जो है वो एक तो गुस्सा बार बार जमाल मंदूखेल साहब हो रहे थे। जमाल मंदूखेल साहब ने बल्कि ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो है वालदा की वफात फातह खानी छोड़ के आ गया हूँ जी केस सुनने के लिए। तो जनाब हमने आपको कहा था आप आ जाएँ, ये जल्दी आपको कौन लेकर आया है? और मतलब आप अगर कौन सी ऐसी आग लगी हुई थी जिसको आकर आपने बुझाना था जो आप जल्दी आ गए? तो हजूर वो जल्दी आप खुद आए हैं। आप इस बात पर भी आप गुस्सा करेंगे कि आप जी हमारे लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो हामिद खान साहब को कह रहे थे कि मैं अपनी वालदा की फातह खानी छोड़ के आया हूँ और हम आपके लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो इस बात पर भी गुस्सा हो रहे थे। और जमाल मंदूखेल साहब या बाकी जो जजेज ये गुस्सा कर रहे थे, क्या लगता है कि गुस्से से आपका एहतराम होगा? गुस्से से आपका एहतराम नहीं होगा, एहतराम होता है इंसाफ करने से। एहतराम अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी कोई इज्जत करे, तो इज्जत फैसलों से मिलती है। आप फैसले करें और आप कानून के मुताबिक फैसले करें, तब आपको ये बात कहनी नहीं पड़ती, फिर लोग आपकी खुद इज्जत करते हैं। तो मसला असल में ये आ रहा है, वो एहतराम करवाना चाह रहे हैं गुस्से से। मतलब मुख्तलिफ जगह पर वो जजेस को कह लें कि टोक रहे थे। और जब काजी साहब का जिक्र हुआ तो वहाँ पर काकड़ साहब बोले, उन्होंने कहा जी कि वो मेरे मेंटोर है। हजूर आपके मेंटोर होंगे, आप उनको फिर जो है अपने साथ ही ले जाएं। मतलब जो काजी साहब आपके इदारे के साथ करके गए हैं, उसके बाद आप कैसे कह सकते हैं कि काजी साहब आपके मेंटोर हैं? और मतलब अगर काजी साहब को उन्होंने जिक्र किया, बेसिकली हामिद खान साहब वो कह लें कि थोड़ा सा उस पर ही बता रहे थे जो 13 रुकनी ये बेंच का मामला था, तो उन्होंने कहा कि पहले इस पर फैसला। तो मतलब जब काकड़ साहब ने कहा कि मेरे मेंटोर हैं, मतलब जजेस हर बात पे हामिद खान साहब की बात करें या सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल दे रहे थे तो वो 1 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, तो उनको टोक दिया जाता था। फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी कि कल तो हामिद खान ने जो है सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया था। मतलब कि यहाँ पर वो डी चौक वाला माहौल के सियासी तकरीर की और कुछ इस तरह का। और इसके जवाब में मतीउल्लाह जान साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को गेट नंबर 4 बना दिया था। और गेट नंबर 4 वो GHQ की बात कर रहे थे कि GHQ का गेट नंबर 4 बना दिया था। तो मतलब मतीउल्लाह जान साहब ने कुछ इस तरह से उसका जवाब दिया। खैर जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको फैसला बताता हूँ कि इसका फैसला क्या है, जो कि पहली तवक्को थी और बड़ी देर से ये मैं आपको बता रहा था कि फैसला क्या आएगा। अब ये कह लें कि जो बेंच था 11 रुकनी, उसमें से 7 जजेस ने कह लें कि जो 7 की अक्सरियत से ये फैसला दिया है। और फैसला ये दिया गया है जी कि ये नशिस्तें PTI को नहीं मिलेंगी।
बल्कि ये नशिस्तें PML, नून, PP और बाकी जमातों के अंदर वो बंदरबाट की जाएगी, जिसके बाद आपको पता है कि 27वीं आईनी तरमीम की तरफ बढ़ना है और ये सारी चीज़ें, तो इसलिए ये फैसला करने में जल्दी भी इसीलिए ही की जा रही थी। अब देखिए सवाल ये है कि ये आईनी बेंच नहीं है, आईनी बेंच ने ये फैसला दिया। आईनी बेंच कैसे बना तरमीम के बाद? तरमीम कैसे हुई? आपको वो पता है कि क्या लोग ये आयल थे जिन्होंने ये तरमीम की? क्योंकि उस पर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। और पहले ही कह लें कि ये जो आईनी बेंच है उसकी भी कह लें कि दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। ये सिलसिला आपको 8 फरवरी से शुरू करना पड़ेगा। पहले तो इलेक्शंस पर आए कि इलेक्शंस कैसे हुए, क्या ये लोग वाकई वोट लेकर असम्बली में आए थे? फिर तरमीम पर सवाल है जो इन्होंने तरमीम की, और तरमीम जब तक मुतनाज़ है तब तक ये आईनी बेंच क्या इस केस को सुनने का अहल था? तो ये कहानी आपको शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। मतलब आईनी बेंच का ये फैसला दे देना, तो ये जो सारा कुछ बना हुआ है मुझे नहीं समझ आ रही ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और अदलिया जिस तरह के फैसले दे रही है उसके बाद वो ये भी तवक्को करते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए। तो ये कुछ सारी सूरत हाल थी जो नाजरीन मैंने आपके सामने रखी है। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।